नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात, आपसे जुड़े मुद्दे की, आपकी सेहत की। मध्य प्रदेश की बात करेंगे, जहां पर एक आफत से राहत नहीं मिलती कि दूसरी आफत दरवाजे पर दस्तक देने के लिए खड़ी रहती है। अभी कोरोना के कहर से थोड़ी राहत मिली है तो ब्लैक फंगस ने पैर पसारना शुरू कर दिए। लेकिन अब तो इंदौर में ग्रीन फंगस के नए मामले ने चिंता और बढ़ा दी है। चर्चा आज इसी मसले पर करेंगे कि कोरोना के बाद अब रंग बिरंगे फंगस से निपटने के लिए हम कितना तैयार हैं, कितना तैयार है मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य अमला भी। तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अभी बड़ी मुश्किल से कोरोना से राहत मिली थी कि ब्लैक फंगस ने लोगों की मुश्किलें बढ़ानी शुरू कर दी। फिर ब्लैक फंगस से निपटने के लिए कवायद हो ही रही थी कि अब ग्रीन फंगस नाम की एक नई बला आ गई। इंदौर में ग्रीन फंगस का मरीज भी मिला है, जिसे इमरजेंसी में एयरलिफ्ट कर मुंबई ले जाया गया है। खैर, इसमें जो विशेष ये बात रही कि ये जो एस्परजिलस स्पीशीज़ है, इसका अकेले ये कराना बहुत कम मिलता है। ज़्यादातर आप इसको एज अ सेकेंड पार्टनर मानते हैं। ब्लैक फंगस के साथ में जूनियर पार्टनर ये रहता है, पर अकेला ये करा दे, ये चीज़ वाकई में हमने अभी के कोरोना के फर्स्ट और सेकेंड वेव में ये चीज़ तो पहली बार ही देखी है। और ट्रीटमेंट वाइज वही ट्रीटमेंट रहता है, बस इसमें कुछ दवाइयों का उपयोग ज़्यादा हमको करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू म्यूकोरमाइकोसिस, जहाँ उसमें एम्फोटेरेसिन बी का रोल रहता है, वहाँ इसमें वोरिकोनाजोल जैसी दवाइयों का रोल रहता है। एमपी में कोरोना का कहर थमने के बाद अब ब्लैक फंगस और ग्रीन फंगस चिंता का सबब बन रहा है। इस बीच ब्लैक फंगस को लेकर भी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल एमपी में ब्लैक फंगस के कई ऐसे मरीज मिले हैं जिन्हें कोई और दूसरी बीमारी नहीं थी। एमपी में अब तक 1900 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 1242 को कोविड था, 744 को कोविड नहीं था, 974 को डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, 1103 मरीजों ने स्टेरॉइड ली थी, 889 ने स्टेरॉइड नहीं ली थी, 721 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहे थे, जबकि 1265 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर नहीं थे। अब तक माना जा रहा था कि ब्लैक फंगस उन्हीं मरीजों को हो रहा है जिन्हें कोरोना हुआ था या जिन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था, लेकिन अब उन मरीजों में फंगस का मिलना जो पूरी तरह स्वस्थ थे, निश्चित तौर पर डराने वाला है। ऐसे में जरूरी है कि कोरोना काल की परिस्थितियों से सीख लेते हुए फंगस के खिलाफ वक्त रहते ही निर्णायक युद्ध छेड़ी जाए। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस अहम मसले पर तमाम डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, एक पैनल पूरा हमारे साथ मौजूद होगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त डॉक्टर शरद पंडित हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर पंडित आपका। सबसे पहले तो बात इसी मामले को लेकर जो इंदौर में सामने आया है। अब तक ब्लैक फंगस को लेकर लोग डरे हुए थे, ऐसे में ये ग्रीन फंगस, आखिर ये नई आफत है क्या? देखिए मकसूद जी, आपने आज ये जो इंदौर की बात बताई है, इसके पूर्व में हम म्यूकोरमाइकोसिस और फिर उसके अलावा जो है येलो और वाइट फंगस, इस सब चर्चाएं सुन रहे हैं और आज ग्रीन फंगस की बात आई है। आप के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, आफ्टर ऑल ये एक फंगल इन्फेक्शन है। फंगस के जो है स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, उनकी स्पेशीज अलग अलग हो सकती है, पर आफ्टर ऑल ये एक सुपर एडेड इन्फेक्शन है। फंगस एक ऐसा इन्फेक्शन है कि जहां जो है अनहाइजीनिक कंडीशंस प्रिवील करती हैं और जहां हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम या हमारी प्रतिरोधक क्षमता, रेजिस्टेंस जो है पूर होगा, वहां जो है वो ये ग्रो कर सकता है। तो ये जो ग्रो कर रहा है, इसका जो है कलर है, पर इसका लिए जो है ये उतना ही घातक है, उतना ही हार्मफुल है, भले ही इनके अलग अलग कलर हों। और इसके लिए वही सावधानियां हमको सामान्य रूप से रखना पड़ेगी। दो बातें महत्वपूर्ण है कि वो भले ही किसी कलर का फंगस है, परंतु बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता कम है, ये बताता है, और उसके साथ ही ये फंगस ग्रो करता है। दूसरा जो है, हमारा जो है कहीं न कहीं से ये जो फंगल इन्फेक्शन लगा है, तो इसमें जो है भले ही हम कोविड से प्रभावित नहीं भी हुए हों, पर अनहाइजीनिक कंडीशंस जहां प्रिवील करती हैं, जहां हाइड्रेशन रहेगा, जहां इस तरह की परिस्थितियां रहेंगी जहां फंगस ग्रो हो सकता है,
उस स्थिति में मकसूद जी ये ग्रो होता है। और इसके लिए जो है मैं यही कहूंगा कि हमको जो है सामान्य सावधानियां जो अन्य फंगल इन्फेक्शन के साथ है वो इसके साथ भी बरतना पड़ेगी। और साथ ही साथ इसमें जैसे एक कुछ चीजें ऐसी हैं जो मास्क का उपयोग किया जा रहा है, या जो पेशेंट्स को ऑक्सीजन ट्यूब, या जब हॉस्पिटल में थे तब यदि बेड पर कहीं जो है मास्क, ऑक्सीजन मास्क वगैरह यूज करते हैं, वो बराबर जो है स्टेरिलाइज होना चाहिए। उनके साथ भी संभावना है कि ये ग्रो कर सकता है। लेकिन लापरवाही तो वही हुई ना, जब वो सब चीजें जो सावधानियां आप बता रहे हैं, अप्रैल और मई महीने में जिस तरह से लगातार मरीजों की तादाद बढ़ रही थी, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, तो जिसको जहां से ऑक्सीजन मिल रही थी या बाकी और सपोर्ट मिल रहा था, वहां पर वो फौरन अरेंजमेंट में लगा हुआ था, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान उस तरफ गया नहीं। तो उस वक्त की इस लापरवाही का खामियाजा तो भुगतना पड़ रहा है ना अभी। डॉक्टर पाठक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर पंडित, मैं आ रहा हूं आपके पास, बाकी और पैनल को इंट्रोड्यूस करवा दें। डॉक्टर आर के पाठक हमारे साथ जुड़ गए, आप वाइस प्रेसिडेंट है IMA के, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर RK धाकड़, आप सुप्रिटेंडेंट हैं जय आरोग्य हॉस्पिटल के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों लोगों का भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर पाठक, हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस के बाद इस नई आफत ग्रीन फंगस की, जिसका पहला पेशेंट देश भर का संभावित जो है इंदौर में सामने आया और उससे मुंबई शिफ्ट किया गया है। तो सवाल इसी को लेकर कि ब्लैक फंगस के बाद अब ये ग्रीन फंगस को लेकर, अब इसको लेकर एक्सपर्ट ये कह रहे हैं, या जो अब तक हम जानकारी इकट्ठी कर पाए हैं, कि एन्फोटेरिसिन B जो है, जो ब्लैक फंगस में काम आ रहा था, वो शायद इस पर असर नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ आप थोड़ा इसके बारे में समझाएं कि ये नई बला क्या है। मकसूद जी, जैसा कि हम जानते हैं कि फंगल जो इन्फेक्शन होता है, ये एक ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। यदि हमारा बॉडी का प्रतिरोधी तंत्र कमजोर है, इम्यून डेफिशिएंट है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, नॉट ओनली इन द कोविड, चाहे वो आपके कीमोथेरेपी वाले पेशेंट हैं जिनको कैंसर हुआ है, या जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, ऐसे मरीजों को कोई भी फंगस, चाहे वो व्हाइट फंगस हो, कलर पे नहीं जाना चाहिए। एज अ डॉक्टर हम बोलेंगे कि इनके अलग अलग जो प्रजाति हैं। तो ये जो ग्रीन फंगस जो अभी कहा जा रहा है, बेसिकली इट इज एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। और एस्परजिलस की मैं आपको बता दूं कि ये 180 प्रजातियां होती हैं जी, और उसमें से केवल 40 जो हैं वो ह्यूमन को ऐसा कोई ना कोई इन्फेक्शन कर सकती हैं। तो ये जो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है, अब ये चाहे कोविड हो चाहे नहीं हो, लेकिन ये आता कहाँ से है? ये वातावरण में है, चाहे आउटडोर वातावरण में है चाहे इंडोर वातावरण में। जैसे आप देखेंगे कि ये जो कचरे के ढेर होते हैं, यहाँ पर भी हो सकता है, आपके घर में हो सकता है। खास करके हम यदि देखते हैं कि साफ सफाई नहीं करी है, तो जो फंगस, रोज हम फंगस को समझ लीजिए, एस्परजिलस के जो स्पोर होते हैं उनको हम नॉर्मल आदमी जो होता है जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, वो इनहेल भी करता रहेगा, तो वो बॉडी में जाके इन्फेक्शन नहीं कर सकता यदि आपका बॉडी का प्रतिरोधी तंत्र मजबूत है। तो निश्चित रूप से ये अपने को सारा खेल जो है इम्यूनिटी पे आ जाता है आखिरी में। हाँ, सावधानियों के अलावा कि हमको क्या करना है कि भाई आता कहाँ से, इसके सिम्टम क्या होते हैं। तो सिम्टम अलग अलग तरह से हो सकते हैं, चाहे, और प्रवेश तो यही नाक से होता है, मुंह से होता है। तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। आपको बाहर बगीचे में जाना है तो ग्लव्स पहनना है, सैनिटाइज करना है हाथों को। और यदि जरा भी कोई सिम्टम मिलते हैं कि जैसे आंख पे पास दर्द है, अनएक्सप्लेन्ड फीवर हो रहा है, आपको लगता है कि नहीं आंख के पास दर्द है, दांतों में कोई तकलीफ हो रही है, नाक बहती है, नाक ब्लॉक लगती है, तुरंत आपको एक ENT एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए। तो वो आपको मदद करेगा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये फंगस के रंग पे मत जाइए कि ब्लैक है, व्हाइट है। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि नहीं, आपको फंगस, और इसमें जो इसका इलाज है बेसिकली नॉट एम्फोटेरिसिन B, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वोरिकोनाजोल। वोरिकोनाजोल करके जो एक एंटी फंगल ड्रग है, जो नॉर्मली अभी कोविड पेशेंट्स में हमने जो एडमिटेड पेशेंट थे उनको वोरिकोनाजोल लगाया। तो ये यहाँ से नाक से प्रवेश करेगा एंड इट कैन गो इनसाइड दी लंग्स आल्सो, तो लंग्स में भी डैमेज कर सकता है। तो इसका जो इलाज है वो समुचित इलाज हो सकता है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। और वोरिकोनाजोल की उपलब्धता मेरे को लगता है कि पूरे देश में काफी है, पहले से भी इसका इस्तेमाल होता रहा है। और ये फंगस कान में भी होता है, नाक में भी होता है, फेफड़ों में भी होता है, हाथों में भी पाया जा सकता है। तो कोई नई चीज नहीं है। हाँ, क्योंकि अभी ये डायग्नोज हुआ है। अब ये फंगस इन्फेक्शन अचानक क्यों बढ़ गए? हो सकता है पेशेंट को कोविड नहीं था उसके बाद भी। तो एक मेरे को ऐसा मैं सोचता हूँ, कई बार मैंने चिंतन किया कि ऐसा क्यों हो सकता है।
तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि जो अपन सब्जियां खाते हैं, हो सकता है उनमें बहुत सारे ऐसे जो तत्व डाले जा रहे हैं, जो केमिकल्स होते हैं, है ना, जैविक खेती कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनके कारण भी मेरे को लगता है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम, माने खान पान का आपका जो सिस्टम है वो गड़बड़ाया है। इसलिए आपको ऐसे फंगल इन्फेक्शन जो पहले नहीं होते थे, बड़े रेयर होते थे, अभी ये प्रकाश में आ रहे हैं, ऐसा मेरा मानना जब से कोरोना की एंट्री हुई है उसके बाद से ये नई नई चीजें, नए नए शब्द, ये वर्ड्स जो हैं वो डिक्शनरी में और ऐड होते जा रहे हैं। डॉक्टर धाकड़, डॉक्टर पाठक को भी आपने सुना, डॉक्टर पंडित से भी हम बात कर ही रहे हैं। डॉक्टर धाकड़, लेकिन जो केसेस हिस्ट्री जब देखी है हमने, तो ऐसे लोग भी ब्लैक फंगस के शिकार हो गए हैं जिनका कोई अपनी हिस्ट्री नहीं रही है कोरोना की। तो अगर किसी को स्टेरॉइड दे दिया गया हो उसका ही असर है, किसी की बॉडी बहुत कमज़ोर हो गई है उसका असर है, एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ हो रहा है, और इस सब के बीच वो जब ऑक्सीजन दी जा रही थी तो उस वक्त में वो उसको स्टरलाइज किया जा रहा था, नहीं किया जा रहा था। तमाम सवाल हैं ऐसे जिनके जवाब को इस वक्त हम तलाशने के लिए बैठे हुए हैं। ये हो क्यों रहा है? बिल्कुल, अभी डॉक्टर पाठक ने अच्छे से इन जनरल एक्सप्लेन किया कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जिससे कहीं न कहीं पूरा बदलाव पूरे सिस्टम में आ रहा है। कोविड से अगर इसका रिलेशन देखें तो मेरे हॉस्पिटल में जहाँ मैं अभी हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें अभी तक 84 केसेस फंगस के आए हैं जो मैक्सिमम आउटसाइड से हैं। जया रोग अस्पताल में करीब 4,500 के आसपास कोविड के पेशेंट भर्ती हुए हैं। उनमें से मात्र 4 या 5 केसेस डिटेक्ट हुए हैं, वो भी सीवियर नहीं रहे थे। मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे आपने कहा कि जो पेशेंट कोविड से अफेक्टेड नहीं है उनको भी फंगस हो रहा है। सिर्फ 6 केस ऐसे हैं अभी तक 84 में से जिनकी हिस्ट्री नहीं मिल रही है कि उनको कोविड हुआ है, पर मैं मान सकता हूँ कि कुछ ना कुछ और बीमारी रही होगी। बात रही कि सिर्फ कोविड की वजह से फंगस हो रहा है, ये इसको तो चूंकि ये कोविड इतना वाइडर प्रोस्पेक्ट्स में हो गया, सारी दुनिया को इसने अपनी चपेट में लिया, इसके बाद जो प्रॉब्लम्स आई तो ये फंगस, मैं ये मानता हूँ कि ये पहले भी होता रहा है कहीं ना कहीं। कुछ पेशेंट ऐसे रहे जिनका जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ थे, जैसे कि डॉक्टर पाठक ने बताया कई चीज़ें, चाहे वो कैंसर थेरेपी हो, चाहे वो HIV इन्फेक्टेड हो, चाहे वो और किसी भी तरह से इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ रहे हों, उन पेशेंट में ये फंगस हो सकता है क्योंकि फंगस हमारे एनवायरनमेंट में है। पर एक चीज़ हमको सबको, इस मानव सभ्यता को ये माननी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा छेड़छाड़ हो रही है, जैसे चाहे वो केमिकल फर्टिलाइजर्स हों, चाहे हमारे जो खाने पीने की चीज़ें हैं, चाहे सब्जियां हों, चाहे अनाज हो, इनका जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी हो रहा है। आप देखें ज़्यादा यील्ड प्राप्त करने के लिए, ज़्यादा पैदावार के लिए। तो हालांकि इसमें रिसर्च के साथ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये मान सकता हूँ कि इस तरह की बीमारियाँ जो हैं कहीं ना कहीं ओवरऑल इन जनरल मनुष्य की जो नॉर्मल इम्यूनिटी होती थी उस पर कहीं ना कहीं कोई असर हो रहा है। तो कोविड के बाद चूँकि ये डेफिनेटली ये इसके इंसिडेंसेस बढ़े हैं, इसमें कई कारण हो सकते हैं। जैसे आपने कहा कि पानी जो फ्लोमीटर में नॉर्मल पानी यूज होता था, तो मैंने सबसे पहला प्रिकॉशन लेते पूरे हॉस्पिटल का सारा डिस्टिल वाटर इस्तेमाल किया। मात्र 4 केस 4,500 में से यहाँ पर जया रोग अस्पताल में डिटेक्ट हुए। दूसरा कारण, कई पेशेंट्स को जो बाहर ट्रीट हुए हैं उनको ज़्यादा मात्रा में स्टेरॉयड भी लगा हो सकता है, ज़्यादा लंबे समय तक वो लोग बेड रिडन रहे हों, पलंग पे बिस्तर पे रहे हों, और कई ऐसी ड्रग्स हैं जिनकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम डाउन हुआ। ये कारण कई हो सकते हैं। डॉक्टर पंडित, कोरोना संक्रमण के केसेस अब कम हो रहे हैं, अनलॉक की प्रोसेस शुरू हो चुकी है और हर हफ्ते के साथ जो है और ज़्यादा रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, रिलैक्स किया जा रहा है तमाम गाइडलाइंस को। इस सब के बीच में ज़रूरी क्या है? क्योंकि लापरवाही फिर वो नज़र आ रही है हमें, बाज़ारों में भीड़ बढ़ रही है और बाकी और तमाम तरह की लापरवाहियाँ हम देख रहे हैं। ऐसे में फंगस के, ये फंगल इन्फेक्शन वाले मामले अगर बढ़ रहे हैं, आपको कोरोना से भी निपटना है, अब ये नया फंगल इन्फेक्शन ये जो बढ़ रहा है इससे भी आपको निपटना है, वैक्सीनेशन
को लेकर भी तमाम तरह की चीज़ें सामने आ रही है। तो ये फाइनल अटैक कब होगा, कैसे होगा? देखिए मकसूद जी, मैं वो बात पहले भी कह चुका हूँ कई बार आपके प्रोग्राम के माध्यम से, आज फिर दोहरा रहा हूँ उस बात को। देखिए, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उनको हमको लगातार लगभग 3 महीने तक अभी भी पालन करना पड़ेगा। हमको फेस मास्क का उपयोग जारी रखना है, हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, साथ ही साथ जो है हैंड वॉश, सैनिटाइजेशन और ये सारी चीजों को हमको अपने जहन में रखना पड़ेगा और हमको इसको भूलना नहीं। नंबर दो देखिए, ये जो है चाहे वो कोविड इन्फेक्शन हो, चाहे वो म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस हुआ हो या ये दूसरे प्रकार के फंगल इन्फेक्शन आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो है इस स्तर पर नहीं है। यदि ये कम होती है तो निश्चित रूप से इस तरह के अटैक होंगे और इस तरह के केसेस आते रहेंगे। और नंबर 3 जो है वो इस चेन को ब्रेक करने के लिए है इम्यूनाइजेशन। तो अब इम्यूनाइजेशन में कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, टीचिंग फेज में ये प्रॉब्लम्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर जो भी अब वो कारण रहे हो, पर हर आदमी को इम्यूनाइज कराना ये जो है शासन का कर्तव्य है। और साथ ही साथ कम्युनिटी को भी आगे आना पड़ेगा कि हम अपना इम्यूनाइजेशन करवाएं और इम्यूनाइजेशन के बाद ही जो है हम लोग जो है इस जो है त्रासदी से हमेशा के लिए या एक लंबे समय तक मुक्ति पा सकेंगे। देखिए इंग्लैंड में क्या हुआ है, अनलॉक के बाद फिर वही सब प्रक्रिया चालू हुई है ना, जो आप डेल्टा प्लस स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें भारत जैसे देश में भी संभव है, जहां की जो है इम्यूनाइजेशन का हमको कवरेज को बढ़ाना पड़ेगा और साथ ही साथ अन्य सावधानियों को जारी रखना पड़ेगा। तो ये बहुत आवश्यक है। ये आवश्यक है, लगातार हम भी इसको लेकर अपील कर रहे हैं, सरकार की भी अपनी तरफ से अलग जागरूकता प्रोग्राम चल ही रहे हैं। लेकिन डॉक्टर पाठक, 1900 मरीज अब तक करीब मध्य प्रदेश में 1900 से ज़्यादा ब्लैक फंगस के मरीज मिल चुके हैं। अभी जो इंदौर का मरीज सामने आया, ग्रीन फंगस वाला मामला है, इसको एयरलिफ्ट किया गया है मुंबई में। सवाल इसी को लेकर है कि जिस वक्त में अप्रैल और मई के महीने में लगातार केसेस बढ़े, क्या उस वक्त ये गाइडलाइंस जारी नहीं कर देनी चाहिए थी? क्या उस वक्त ये समझाइश नहीं देना चाहिए थी? क्या आप स्टेरॉइड का आपको कैसे इस्तेमाल करना है, ऑक्सीजन अगर आप सपोर्ट पर किसी को रख रहे हैं तो वहाँ किन किन सावधानियों को आपको ध्यान देना है? मकसूद जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये गाइडलाइन पहले से जारी होना चाहिए, क्योंकि अब ये एक ऐसी बीमारी है जो अभी नई है, तो इसके बारे में अभी शोध होना चाहिए और शोध होगा तब हमको धीरे धीरे मालूम होगा कि इसमें क्या क्या सावधानियां होना चाहिए, ये कैसे संक्रमण फैलाती है, क्या करता है। केवल अभी 10% जानकारी है, मैं बार बार चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, केवल इसके बारे में अभी मान लीजिए कोरोना के बारे में 10% जानकारी है। बिल्कुल। और आने वाले समय में 4-5 साल में इस पर शोध होगा, तब मालूम होगा कि इससे डेथ कैसी होती है, इसके क्या सिम्टम होते हैं, किन किन अंगों को प्रभावित करता है और इसका हमको इलाज क्या करना चाहिए। बट वर्तमान स्थिति में हमारे पास केवल एक ही इसका जो रामबाण इलाज है वो है वैक्सीनेशन और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। और उसके साथ में जो हमेशा पुराने लोग कहते रहे कि भाई उचित आहार, उचित विहार, आपकी जो साफ सफाई है बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप भोजन कर रहे हैं, चाहे आप सांस ले रहे हैं, वातावरण में आसपास वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, आपको सुबह घूमना चाहिए, सवेरे उठ के प्रातः है ना, एक ये जो कहते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना। लेकिन क्या ये सब होने के बाद लोगों में डर ज्यादा आया है डॉक्टर पाठक? क्योंकि दरअसल हर आदमी सोच रहा है जिसको भी कोविड हुआ है, और उस दौरान उसने कोविड का ट्रीटमेंट लिया, या जो लोग हॉस्पिटलाइज भी हुए हैं, तो एक तरह का साइकोलॉजिकली भी उनके ऊपर ये असर आ रहा है। वो बार बार चेक कर रहे हैं कि कहीं हमें ये ना हो जाए, वो भी एक थोड़ा मसला हो रहा है। मकसूद जी, मसला ये है कि भाई अपना को केवल सजग रहना है, घबराने की आवश्यकता नहीं है और पैनिक नहीं होना है। जैसा कि आपने बोला कि मानसिक स्थितियां लोगों की ऐसी हैं कि भाई हमको तो नहीं हो रहा है ग्रीन फंगस, ब्लैक फंगस, रोज हम लोग ऐसा देखते हैं, बट ये सब में नहीं होता है और केवल इम्यून सिस्टम को आपको मजबूत रखना है, ठीक है ना। तो आप उचित आहार, उचित विहार और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और ये सैनिटाइजेशन का बड़ा महत्वपूर्ण है। चाहे आप भोजन पका रहे हैं तो वो अच्छे से होना चाहिए, आपका वातावरण साफ होना चाहिए, आप कहीं क्यारी में जा रहे हैं तो आपको ग्लव्स पहनना चाहिए, आके हाथों को, पुराने लोग बोलते थे कि हाथ धो के, हाथ पैर धो के अंदर घर में प्रवेश करिए, तो वातावरण शुद्ध होना चाहिए। और हमारा जो शासन का जो धर्म है कि भाई ये वैक्सीनेशन कराएं
और यदि वो जो बहुत जरूरी है मान लो कोई बीमार है वैक्सीनेशन तो उसका तो और हमारे और कोरोना कर्तव्य, गाइडलाइंस का पालन। शासन प्रशासन का जो धर्म है वो डॉक्टर करे पाठक, और वक्त की हमारा थोड़ी कर्तव्य कमी है। हमको डॉक्टर निभाना है। धाकड़, एक फाइनल कमेंट आपकी तरफ से, चूंकि आप तो लगातार इन मरीजों की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, केसेस आपके सामने आ ही रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं उन लोगों में, किस तरह के बदलाव हैं और आगे किन बात को लेकर आपको ध्यान रखना है? बिल्कुल ठीक प्रश्न है आपका। चूँकि मैं लगातार पूरा 1 वर्ष से कोविड में ही, जब मैंने एज ए जॉइंट डायरेक्टर ज्वाइन किया तब से हूँ। पहला इफेक्ट तो ये मानते हैं कि कोविड में ब्लैक फंगस आ गया, लेकिन अभी आने वाले वक्त में 2-3 चीज़ें हैं जिनकी आशंका है। उसको देखते हुए मैंने एक रिसर्च ग्रुप यहाँ पर तैयार किया है। इसमें जो दवाइयाँ इस्तेमाल हुई हैं, चाहे वो कोविड के लिए हुई हों या फिर अभी जैसे एम्फोटेरेसिन बी और जो ब्लैक फंगस के लिए यूज़ हो रहा है, या फिर स्टेरॉयड यूज हुआ हो, इन सब के भी कुछ ना कुछ बैड इफ़ेक्ट, जैसे कि ज़्यादा मात्रा में स्टेरॉयड यूज हुआ हो। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मेरे पास मेरे 20-22 साल के करियर में काफ़ी सारे मरीज़ एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड, मतलब जो कूल्हे का जोड़ होता है, उसकी प्रॉब्लम के साथ आते हैं। उनमें मैक्सिमम हिस्ट्री यंग एडल्ट्स में है जो मिलती है, वो या तो जिम का पाउडर खाते हैं या कोई ताकत के कैप्सूल खाते हैं, उनमें सब में स्टेरॉयड होता है। तो ये भी एक आशंका है कि अभी आने वाले वक्त में इस तरह की प्रॉब्लम बोन से जुड़ी हुई या लंग से या लिवर से या किडनी से ये भी आ सकती है, तो हमें इसको ध्यान रखना होगा। सर बहुत शुक्रिया, चूंकि वक्त इतना ही है, बहुत माफ़ी के साथ आपको रोकना होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमसे बात करने के लिए। उम्मीद है कि दर्शकों को भी तमाम ये बातें समझ में आएगी जो इन तीनों एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने हमारे साथ यहाँ पर शेयर की है। एक ब्रेक पर जाने से पहले अपील आप लोगों से यही, कोविड गाइडलाइंस का पालन ज़रूर करें, भले ही अनलॉक हो चुका है, और वैक्सीनेशन के लिए ज़रूर पहुँचे। छोटे से ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की बात।